हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2। ठीक है, तो 1.2 प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले हमें एक दो प्रमेय है वो जो हमें सीखनी है। ठीक है, कौन सी प्रमेय है? एक तो हमारी प्रमेय है प्रमेय 1.2। ठीक है, इसके अलावा एक और प्रमेय है 1.3। ठीक है, तो मैंने क्या देखा है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको ये 1.2 प्रश्नावली समझ में नहीं आती है। क्यों नहीं आती है वो तो मेरे को पता नहीं है, हो सकता है कि टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाता हो या फिर कुछ डाउट से रह जाते हो बच्चों के। ठीक है, परंतु इसमें मैंने क्या देखा है कि बच्चे क्या है कि ये वाली प्रश्नावली को थ्योरी समझ लेते हैं। मतलब थ्योरी मतलब कि रामायण बहुत सारी ज्यादा लिखी हुई है। ठीक है, तो मैं आज आपको बहुत ही आसान भाषा में इस प्रश्नावली की दोनों प्रमेय को एकदम सरल तरीके से सिद्ध करके बताऊंगा। ठीक है, और आपको जो ना आज अगर इस पूरा वीडियो देख लोगे ना तो ये प्रश्नावली आपको एग्जाम तक दोबारा देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना आसान प्रश्नावली है ये। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरू कर लेते हैं आप। ठीक है, तो प्रमेय 1.2। ठीक है, एक तो आपको प्रमेय का नंबर याद रखना है। ठीक है, मेन चीज क्या है कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो ना तो उस प्रश्नावली में आपको क्या लिखना पड़ेगा। मान लीजिए कि कोई प्रश्न आ गया, ठीक है, आपको बोल दे कि इस अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि अगर आपको ये पता नहीं है कि ये कौन सी प्रमेय की सहायता से सिद्ध होगी तो आप वहां पे जो है ना अपने मार्क्स गवा सकते हो। कैसे? अब मान लीजिए मेरे को अगर यही नहीं पता है कि प्रमेय 1.2 क्या है, ठीक है, और मैं इस प्रमेय का कथन जो है, देखो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रमेय क्या है। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से बताया है कि प्रमेय क्या होती है। एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसकी सहायता से हम अन्य कथनों को सिद्ध करते हैं। ठीक है, ये प्रमेय है, ये पहले से ही सिद्ध कर रखा है इन्होंने। ठीक है, तो इसकी सहायता से हम दूसरे कथनों को सिद्ध करेंगे। तो अगर हमें ये पता होगा ना कि ये वाली जो प्रमेय है इसमें क्या कथन कहा हुआ है तभी हम दूसरे कथनों को सिद्ध कर पाएंगे। ठीक है, तो पहली चीज तो क्या है कि आपको इस प्रमेय का नंबर याद रख लेना है 1.2। ठीक है, अब आते हैं इस प्रमेय पे। मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है। बच्चों p क्या है? एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? वह संख्याएं जिनमें स्वयं का और स्वयं के अलावा सिर्फ और सिर्फ एक का भाग जाता है, इसके अलावा कोई अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मैंने आपको अच्छे से एक लेक्चर में पूरा पढ़ाया है इसको। ठीक है, अगर फिर भी आपको डाउट रह गया हो तो मैं इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो आप जाके एक बार फिर से उस वीडियो को देख लेना। तो मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या। ये हमने मान लिया कि p एक अभाज्य संख्या है। 2, 3, 5, 7 अनंत तक कोई सी भी अभाज्य संख्या हो सकती है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, क्या करती है? विभाजित करती है। किसको? a स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर को विभाजित करता है कौन? p। मान लिया, ठीक है, विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगी। देखो इसने बोला कि अगर a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है ना p तो a को भी विभाजित करेगा p। ठीक है, ठीक है सर, इतना भी याद रख लिया। उसके बाद में क्या है? जहां पे a एक धनात्मक पूर्णांक है। मैंने आपको अच्छे से बताया कि कौन सी संख्याएं धनात्मक पूर्णांक होती है, फिर भी मैं आपको दोबारा से बता देता हूं कि वह संख्याएं जो 1 से लेकर के अनंत तक चलती हैं धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो a हमारा क्या है? धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, अगर आपने सारी परिभाषाएं पहले से पढ़ रखी हैं तो आपको ये प्रमेय समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्या क्या बोला है इसने? अभाज्य संख्या है p, a क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, और इसको a स्क्वायर बटे p के रूप में लिखें तो a बटे p के रूप में भी लिख सकते हैं। मतलब अगर a स्क्वायर में p का भाग जाता है तो a में भी p का भाग जाएगा। ठीक है, तो क्या चीजें याद रखनी है हमें? p क्या है? अभाज्य संख्या, एक चीज हमें याद रखनी है। दूसरा क्या याद रखना है? a क्या है? धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तीसरी बात क्या याद रखनी है? a स्क्वायर में p का भाग जाता है तो a में भी p का भाग जाएगा। बस ये आपकी प्रमेय है। बस इतना सा याद रखना है, ये रामायण भूल दो।
ये रामायण तुम खुद से लिख के आ सकते हो। कैसे? p एक अभाज्य संख्या है जिसमें p जो है a स्क्वायर को पूरी बार विभाजित करती है, तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां पे a आपका एक धनात्मक पूर्णांक है। भाई सेम लाइन लिखने के लिए कोई नहीं बोलता है तुम्हें, ठीक है। आपको यह समझाना होता है कि एग्जाम में जो आप लिख के आ रहे हो ना, वो सामने वाले प्रश्न को जो टीचर आपका जो चेक करने वाला है उसको समझ में आना चाहिए। तो आपको सीधी सी दो बातें याद रखनी है। p अभाज्य संख्या है, a एक धनात्मक पूर्णांक है, और a स्क्वायर बटे p कोमा a बटे p, ठीक है। a स्क्वायर बटे p का मतलब क्या है कि a स्क्वायर में p का भाग पूरी बार जाता है, अतः a में भी p का भाग पूरी बार जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि कोई उदाहरण ले लेते हैं। भाई उदाहरण एक ऐसी चीज है जिससे आप किसी भी प्रश्न को बहुत आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। किसका? एक धनात्मक पूर्णांक का। मान लीजिए हमने लिया एक धनात्मक पूर्णांक संख्या 6, ठीक है। 6 एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है और इसको हमने बोल दिया a। अब क्या बोल रहा है कि a स्क्वायर में p का भाग जाता है, जहां पे p क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अब भाई अभाज्य संख्या है मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड में से ही एक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए सर? और भी तो कोई हो सकता है ना। अरे भाई अगर और होगा तो उसका भाग कैसे जाएगा इसमें? इसमें ये भी तो लिख रखा है ना कि वो उसको विभाजित करती है, ठीक है। तो आपको सीधा से इतना याद रखना है भाई लोगों कि a जो है 6 है, तो p जो है इस 6 का कोई ना कोई सा एक अभाज्य गुणनखंड है। समझ गए? क्यों है? क्योंकि अगर अभाज्य गुणनखंड होगा तभी उसका भाग उसमें जा सकता है, नहीं तो नहीं जाएगा। कोई भी संख्या उठा लो आप, जैसे कि 15, ठीक है। इसमें p ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है जो इसका पूरी बार भाग जाएगा? कैसे पता लगेगा? 15 को आप क्या लिख सकते हो, 3/5। तो 3 और 5 इन दोनों में से कोई भी संख्या का भाग देके देख लो, पूरी बार जाएगा। कैसे पता लगा? ये दोनों इसके अभाज्य गुणनखंड है इसलिए जाएगा। किसी भी संख्या में अगर उसका पूरी बार भाग कौन सी अभाज्य संख्या का जाएगा ये पता करना हो तो उसके अभाज्य गुणनखंड निकालो, वह अभाज्य गुणनखंड ही उस संख्या को पूरी बार विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या यहाँ पे हमें क्या लिखना है कि 6 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। भाई 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 6 में 2 का भाग जाता है 3 बार जाएगा, 3 का भाग जाता है 1 बार, तो 6 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 × 3। इतना हो गया, समझ में आ गया इतना। तो हम क्या कह सकते हैं कि p का मान या तो 2 होगा या फिर 3 होगा, इसमें से कोई सा भी ले सकते हैं। 2 और 3 में p का मान हम ले सकते हैं। इसके बाद में हम क्या लिखेंगे कि a स्क्वायर बटे p। a स्क्वायर कितना है भाई? 6 का स्क्वायर बटे p कितना है? एक बार हम 2 लेंगे और एक बार 3 लेंगे, ठीक है। दोनों ले लिए हमने। अब इसमें 2 का भाग जाएगा भाई, कैसे नहीं जाएगा? कैसे जाएगा? 6 × 6 बटे 2 कितनी बार गया? 3 बार। 6 × 18 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 6 × 6 बटे 3 कितनी बार गया? 2 बार गया। कितना आ गया? 12 आ गया, ठीक है। जा रहा है दोनों में। अब हमें क्या बोला गया है कि a बटे p में भी जाएगा। देख लेते हैं। ये तो a स्क्वायर बटे p था, ठीक है। ये आपका क्या है? 6 यहाँ पे a है, ये आपका p है, ठीक है। इसी प्रकार से a बटे p के रूप में लिखेंगे तो 6 बटे 2 और 6 बटे 3, ठीक है। अलग अलग लिख दिया। जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा भाई, 3 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। तो हमारी वर्ग में क्या हो गई? सिद्ध हो गई कि अगर हम एक पूर्णांक संख्या को लेते हैं, उसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, उन्हीं अभाज्य गुणनखंड में से किसी एक को p मान लेंगे, ठीक है। अगर p मान लेंगे तो उसके स्क्वायर में उसका अभाज्य गुणनखंड का भाग जाएगा, तो उस संख्या में भी उसके अभाज्य गुणनखंड का भाग जाएगा ही जाएगा भाई, उसी का तो अभाज्य गुणनखंड है, इसीलिए तो जा रहा है। समझ गए? बस इतनी सी रामायण थी जिसमें आप डर रहे थे भाई कुछ है ही नहीं इसमें। बहुत सिंपल सी प्रश्नावली है। मतलब इससे आसान प्रश्नावली आपकी क्या हो सकती है जिसमें आपको सीधे सीधे गुणा भाग निकालने हैं भाई, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। याद ही नहीं करना कुछ।
ये क्या है, ये अभाज्य संख्या है, ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, ए स्क्वायर बटे पी के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या है, पी इसको ए को विभाजित कर रही है, ये यहाँ पे पी क्या है, अभाज्य संख्या। भाई देखो अगर तुम ये चीजें भूल गए ना, पी एक अभाज्य संख्या और ए एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तो आप इस प्रमेय को गलत करके आ जाओगे। समझ गए? आपको ये नहीं भूलना है कि पी अभाज्य संख्या है और ए एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। मैं बता रहा हूँ आपको, कोई भी टीचर इतना डिटेल में नहीं पढ़ाएगा, सीधा सीधा क्या करते हैं टीचर लोग आते हैं, प्रमेय 1.2 पी एक अभाज्य संख्या है, ए स्क्वायर का भाग जाता है इसलिए वो विभाजित कर रही है, तो पी में भी ए का भाग, ए में भी पी का भाग जाएगा, बस ए एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। अगर आपको ये तोड़ तोड़ के बताएगा ना कोई टीचर कि ये अभाज्य संख्या है, ये इसको विभाजित कर रही है, ठीक है, ये इसको भी विभाजित कर रही है तथा ए एक धनात्मक पूर्णांक है, तो भाई इसमें बचा ही क्या है फिर समझने के लिए, सारा कुछ तो आपको बता दिया है। समझ रहे हो? अगर आपको पिछली क्लास से आपने ले रखी है वीडियो की, जिसमें हमने ये सही से बता रखा है कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या होती हैं, कौन सी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, कौन सी संख्याओं के हम कैसे जो ना अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, बस फिर क्या था, इतना ही तो था। इतनी आसानी से आपकी जो है प्रमेय थी, ठीक है। इस प्रमेय की सहायता से हम क्या है कि पूरी की पूरी प्रश्नावली को सरल करने वाले हैं। कैसे, वो हम अब आगे देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ठीक है बच्चों, आपको पहली प्रमेय समझ में आ गई, प्रमेय 1.2, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रमेय 1.3, ठीक है। ये आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रमेय है। प्रमेय 1.3 में हमें क्या दिया हुआ है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। अब बहुत से बच्चों को अभी ये भी नहीं पता होगा कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। अब यहाँ पे जो है ना रायता फैल जाता है उन बच्चों का। तो मेरे दोस्तों, जिनको भी जो है ना चीजें समझ नहीं आती है ना, जैसे बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मैथ समझ में नहीं आता है, तो उसका मेन कारण यही होता है कि उनको बेसिक चीजें अच्छे से नहीं पता होती है। समझ रहे हो? अगर उनका बेसिक अच्छे से क्लियर होगा ना, तो उनको कभी भी जो है ना कोई भी प्रश्नावली समझने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको ये पता है कि अपरिमेय संख्या √2 है, तो इसमें याद करने में दिक्कत ही नहीं होगी। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जहां पे p और q क्या है आपके पूर्णांक है, ठीक है। ये भी क्या है? पूर्णांक है। बस यही तो था, p/q के रूप में नहीं लिख सकते, वो अपरिमेय संख्या होती है। समझ रहे हो? बट ये कौन पढ़ाएगा? हर एक टीचर तो आपको बार बार बताने से रहा। समझ रहे हो? एक तो हम ही हैं जो आपको बार बार बताएंगे ये चीजें। तो आपको क्या करना है कि अगर किसी भी प्रश्नावली को आप पढ़ना स्टार्ट करो, तो उससे पहले उससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो अच्छे से जान लो। और वो जानकारी कहाँ से मिलेगी सर? वो जानकारी मैं आपको दूंगा हर एक प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले। तो मैंने इस प्रश्नावली की सारी जानकारी पिछले 3-4 वीडियो में अच्छे से दे रखी है, ठीक है। तो एक बार जाके देख लेना, जिससे बच्चे को जो भी डाउट है सारा से सारा क्लियर हो जाएगा। तो अब हमें क्या सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए आपको स्कूल में क्या होता है कि टीचर क्या आएगा, √2 एक अपरिमेय संख्या है, बच्चों रट लो क्या रटना है, √2 बराबर p/q होता है, हो गया, ठीक है। उसके बाद में बोलेंगे √2 बराबर a/b होता है। अब आधे बच्चे तो यहीं पे बोर हो जाते हैं, क्या सर इसको आपने ऐसे कैसे लिख दिया, कभी आप a/q के रूप में लिख रहे हो, कभी a/b के रूप में लिख रहे हो, ये तो हमारा दिमाग ही चकरा जाएगा। समझ रहे हो? जो होशियार बच्चे हैं उनको पूरा पिछली रामायण सही से क्लियर है, वो तो समझ आएंगे कि ये a/b क्या है और p/q क्या है। बट जो कमजोर बच्चे हैं, जो मेरे जैसे हैं ना कमजोर बच्चे हैं, वो क्या करेंगे कि यार ये क्या है p/q a/b। समझ रहे हो? तो वो क्या करते हैं, इसको रटना शुरू कर देते हैं, फिर आंख बंद करके जो भी है सब रट लेते हैं, देखा जाएगा एग्जाम में आएगा तो ऐसा ही ना। नहीं बच्चों, अगर थोड़ा सा भी एग्जामिनर ने आपका क्वेश्चन चेंज कर दिया ना, तो आपकी धुआं निकल जाएगी वहीं पे, ठीक है। तो आपको अगर कोई प्रश्न सरल कर रहे हो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, अगर आपको प्रश्नावली 15 प्रश्नावली है ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ 10 प्रश्नावली कर लो, ठीक है। लेकिन 10 प्रश्नावली ऐसी करो कि उनमें आपका 1 नंबर भी नहीं कटो।
समझ रहे हो? अगर आपका एक नंबर भी कट नहीं होगा तो आपके 75% मार्क्स आ गए, प्लस आपके 30-17 अंक हो गए, 20। ठीक है, 80 का 75 कितना हुआ? अरे यार 75 भी नहीं करना है तुम्हारे से, नहीं समझ में आया, छोड़ो, नहीं आ रहा तो रहने दो। अब क्या करना है हमें, यह समझना है कि इसको हम अप्रमेय सिद्ध कैसे करेंगे। तो बहुत आसान है भाई, बहुत ही आसान है। जिसको प्रमेय 1.2 याद है वो ये है, प्रश्न को बहुत आसानी से सरल कर सकते हैं। प्रमेय 1.2 क्या थी भाई? हमारा P1 अभाज्य संख्या है, A1 धनात्मक पूर्णांक है, A स्क्वायर में P का भाग जाएगा, जाएगा सर, तो A में भी P का भाग जाएगा। ये कौन बताता है आपका? प्रमेय 1.2। कौन बता रहा था ये बातें आपको? कौन बताया था? प्रमेय 1.2 यही बातें बताई आपको। तो सर इन्हीं बातों को तो हमें काम में लेना है। क्या लेना है? A स्क्वायर बटे P लेके आना है। यहाँ पे तो सर जो ना तो A है ना P है, कहाँ से लेके आएंगे? अरे ये आ गया ना आपका √2 क्या है? आपकी अप्रमेय संख्या है। विरोधाभास विरक्ति, मतलब इसका उल्टा मान लेते हैं। विरोधाभास हमने क्या मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय को भूल जाओ, ये क्या है अब आपकी परिमेय संख्या है। क्योंकि देखो ये हमने क्या किया, उल्टा मान लिया, इसका विपरीत मान लिया। ठीक है, इसका हमने विपरीत मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो √2 परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या कौन सी होती है? वह संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां पे Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। बस यही तो एक परिमेय संख्या की परिभाषा है। तो आप क्या लिखोगे? √2 बराबर P/Q। ठीक है, किसकी मदद से? अपरिमेय संख्या की, सॉरी परिमेय संख्या की परिभाषा की मदद से हमने ये लिख दिया। लिख सकते हैं ना? पहली चीज आपको समझ में आ गई। यहाँ पे मैंने लिखा था ना कि √2 बराबर P/Q। उसके बाद में मैंने क्या लिखा था? √2 बराबर A/P। ये दो बातें लिखी थी। पहली बात समझ में आ गई। क्यों लिखा है? क्योंकि हमने इसका विपरीत मान लिया कि यह एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसको P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है साहब, लिख दिया। उदाहरण के लिए हमने माना कि 28 बटे में 30, ये दो संख्याएं हैं। इसको मैंने मान लिया P, इसको मान लिया मैंने Q। अब बहुत से बच्चे क्या बोलेंगे, सर P/Q के रूप में लिख तो दिया, लेकिन ये √2 आ नहीं रहा है। बच्चों मैंने जो ना उदाहरण लिया है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये √2 के बराबर है। मैं तो एक उदाहरण के लिए आपको समझाने के लिए वो लिखा है मैंने कि P/Q जहाँ पे ये दोनों के दोनों क्या है? आपके पूर्णांक हैं। अब वो क्या बोलते हैं, अगर P/Q के रूप में हमने लिख दिया तो √2 बराबर A/B के रूप में भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? जब हम A तथा B को सह अभाज्य संख्याएं बोल दें। सह अभाज्य संख्याओं में बदल दें। ठीक है, ए तथा बी नहीं है, यहाँ पे आपका P तथा Q। P तथा Q को अगर हम सह अभाज्य संख्याओं, कौन सी सह अभाज्य संख्या है? आपकी A तथा B के रूप में बदल दें। ये क्या है? P और Q। इनको हमने किस में बदल दिया? सह अभाज्य संख्या A और B के रूप में। अब सर कैसे बदलते हैं हमें तो ये भी नहीं पता है। ये क्या है आपकी P और Q? 28 और 30। किसी भी संख्या को सह अभाज्य संख्या में बदलने के लिए किन्हीं दो संख्याओं को अगर आपको सह अभाज्य संख्या में बदलना है तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सह अभाज्य संख्याएं होती कौन सी हैं। ठीक है, ये भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है पहले। तो सह अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती है जिनमें HCF का मान 1 होता है, मतलब जिनमें एक भी अभाज्य गुणनखंड आपका उभयनिष्ठ नहीं होगा। कैसे? अब यहाँ पे पहले क्या करते हैं, हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक भी अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होता। उभयनिष्ठ नहीं होता मतलब
कॉमन नहीं होता है, समझ लो। तो 28 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, चलो निकालो जल्दी से। 2 का जाएगा कितनी बार, 14, फिर से 2, 7, 7 एक बार, तो क्या हो गया 2 गुणा 2 गुणा 7, लिख दिया अभाज्य गुणनखंड इसके, यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा। उसके बाद में निकालो 30 का, 30 में 2 का जाएगा 15 आएगा, 3 का जाएगा 5 आएगा, 5 का जाएगा 1 आ गया। इसको क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 3 गुणा 5, लिख दिया। इतना सबको आता है भाई, मास्टर बन गए होगे अब तक का अभाज्य गुणनखंड निकालने में, ठीक है। तो इतनी आप बात लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, सर लिख सकते हैं। अब हमने क्या बोला कि सह अभाज्य संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई, ये 2 आ रहा है, नीचे में 2 आ रहा है, तो एक उभयनिष्ठ तो ये बन गया। यहाँ पे 2 है, नीचे में एक और 2 है, नहीं है, तो ये उभयनिष्ठ नहीं है, ये भी उभयनिष्ठ नहीं है, ये भी उभयनिष्ठ नहीं है, ये भी उभयनिष्ठ नहीं है, समझ गए। तो अगर मैं 2 को हटा दूं, समझ लो, अगर मैं यहां से 2 को हटा दूं तो बची हुई जो संख्याएं हैं वो आपकी सहअभाज्य संख्याएं बन जाएंगी। कैसे, 2 गुणा 7 बटे 3 गुणा 5 बराबर 14 बटे 15। 14 और 15 आपकी सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। क्यों होती है, क्योंकि इनमें एक भी अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूं 28 और 30 को P और Q, तो मैं ये नहीं बोल सकता क्या 14 और 15 को A और B, बोल सकता हूं ना, है तो दोनों एक ही चीज। देखो 28 बटे 30 को आप क्या लिख सकते हो, 14 बटे 15, भाई 2 का भाग देने के बाद भी तो रहेगा तो उतना ही ना, समझ लो। तो अगर मैं इसको P बटे Q के रूप में बोल सकता हूं, तो मैं क्या इसको A बटे B के रूप में नहीं बोल सकता, बोल सकता हूं, सही है। तो यही तो मैंने बोला है यहाँ पे, बट ये इतने रामायण आपको कोई टीचर नहीं बताया, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है भाई, इतना सब कुछ माथा खपाने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। सब क्या करते हैं, √2 P बटे Q के रूप में लिख दिया, इसको अब सहअभाज्य संख्या A बटे B के रूप में लिख दिया। अब जो भी बच्चे सारे के सारे क्या होते हैं, इसको रटना शुरू कर देते हैं कि A बटे P बटे Q के रूप में लिखते हैं, उसके बाद मंत्र जपना शुरू कर देते हैं, A बटे B के रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना, चीजों को समझना है, ठीक है। अगर आप मैथ को समझोगे तो कभी भी नहीं भूलोगे। तो आपने क्या बोला कि जब P तथा Q को सहअभाज्य संख्याओं में बदलते हैं तो वो A और B के रूप में आती हैं, ठीक है। इतना आपने कर लिया। अगर उतारना चाहो तो एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार रफ कॉपी में उतार दो, ताकि तुम्हारे को जो ना याद रहे ये समझाया हुआ, ठीक है। उतार लेना गया, फिर मैं अभी मिटा रहा हूँ इसको, तो वीडियो को पॉज करके उतार लिया करो। वीडियो को पॉज कैसे करते हैं समझ में आता है ना, वीडियो को रोक के थोड़ी थोड़ी इंग्लिश हिंदी समझ लेना यार, एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। अब हमने क्या बोल दिया कि √2 और A बटे B के रूप में लिख दिया, ठीक है। जहां पे हमने क्या बोला, A और B क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। सहअभाज्य संख्याएं हो गई। अब हम क्या करेंगे कि दोनों पिछले जो आपका अभी पिछली वाली प्रमेय थी उसमें भी हमने दोनों साइड को स्क्वायर किया था, तो अभी क्या करेंगे कि इसको स्क्वायर कर लेंगे, मतलब वर्ग कर लेंगे दोनों का। वर्गमूल नहीं बोल रहा हूं मैं, वर्ग बोल रहा हूं, वर्ग, घात 2 लगाना, समझ रहे हो ना। इतना तो यार आता होगा, मतलब पहली क्लास में थोड़ी ना, दूसरी क्लास के बच्चों को आता है आजकल इतना तो। √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर मतलब 2 का √2 का मतलब क्या होता है, इसको आप क्या लिख सकते हो, √2, 2 बराबर 1 बटे 2, 2 की घात कितनी होती है 1 बटे 2, 1 बटे 2 को किसके रूप में लिख देते हैं हम, √2 के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल दूंगा कि √2 मतलब 1 बटे 2 की घात 2 बराबर, यहाँ पे इस घात का मतलब स्क्वायर हो जाएगा दोनों जगह, a स्क्वायर बटे b स्क्वायर। अब देखो जब घात ऐसे भाग में होती है ना तो वो गुणा हो जाती है आपकी, तो 2 1 बटे 2 गुणा 2, 2 एकम 2, कितनी बार करा, एक बार, 1 गुणा 1 बराबर 1, तो 2 की घात 1 बराबर a स्क्वायर बटे b स्क्वायर। तो आप सीधे सीधे यहाँ से जो ना ये दोनों स्टेप मैंने आपको समझाने के लिए बोला है, बाकी आप सीधा इसके बाद में ये लिख सकते हो कि 2 √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 की घात 1, 2 की घात 1 को आप क्या लिख सकते हो
2 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपने इतना लिख दिया। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं हम, इसी को यहाँ पे लेकर आ जाते हैं, 2 बराबर a स्क्वायर बटे b स्क्वायर। अब b स्क्वायर को लेके आ जाओ यहाँ पे, तो देखो अगर बराबर के इधर आप किसी गुणा वाली संख्या को लेके आते हो तो वो भाग हो जाती है, और भाग वाली को लेके आते हो तो गुणा हो जाती है। मतलब 2 गुणा b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। समझ में आ गया, क्योंकि इधर b स्क्वायर का भाग लग रहा था तो इधर आके गुणा हो जाती है। इतना तो समझ में आता होगा ना। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि 2 को नीचे लेके जाना है, इधर a के नीचे। तो क्यों, 2 इधर क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग। तो b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 2। अब बच्चों मेरे को ये बताओ, a क्या है, एक सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो पूर्णांक होती है। ठीक है, तो a का मान क्या हो गया आपका, पूर्णांक। और यहाँ पे हम क्या मान के चल रहे हैं, धनात्मक पूर्णांक। यहाँ पे नीचे क्या है, 2। 2 क्या है आपकी, एक अभाज्य संख्या। तो याद आया कुछ, p क्या है, अभाज्य संख्या, a क्या है, धनात्मक पूर्णांक। a स्क्वायर बटे p स्क्वायर के रूप में लिखते हैं, तो ये आपको a स्क्वायर बटे p दिख रहा है ना। a स्क्वायर बटे p का मान कितना है भाई, 2 है यहाँ पे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि प्रमेय 1.2 की सहायता से हम यह कह सकते हैं कि अगर a स्क्वायर में 2 का भाग जाता है तो a में भी 2 का भाग जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि a का एक गुणनखंड 2 भी होगा। ठीक है, एक गुणनखंड 2 होगा। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने क्या लिया था, 6 लिया था, a बराबर 6 लिया था ना। तो इसमें हमने किस किस का भाग देके देखा था, एक बार तो 2 का भाग दिया था और एक बार 3 का भाग दिया था ना, याद है ना इतना। तो 2 भी इसका वाज्य गुणनखंड है और 3 भी वाज्य गुणनखंड है। तो मान लीजिए कि अभी यहाँ पे a का मान अगर 6 होता, तो अगर मैंने 2 ले लिया तो दूसरा वाज्य गुणनखंड क्या होता, 3 होता। समझ रहे हो। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा कि 2 तो लिख दिया, 2 तो मेरे को पता था, इसके अलावा और कौन से वाज्य गुणनखंड है वो मेरे को यहाँ पे नहीं पता है, इसलिए मैंने उनको क्या बोल दिया, C बोल दिया। ठीक है, समझ में आ गया इतना, बहुत आसान है। 2 हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता था। C हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें नहीं पता है कि अब आगे के और वाज्य गुणनखंड कौन से हैं। ठीक है, इसलिए a बराबर हम 2C लिख सकते हैं। इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इधर। अब हमने क्या किया कि इसको लेके आएंगे इधर, तो b स्क्वायर बराबर क्या था, a स्क्वायर बटे 2। अब हमने यहाँ पे समीकरण, इसको समीकरण दे दो, इसको दे दो समीकरण 1, इसको दे दो समीकरण 2। तो समीकरण 2 से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे सॉरी, समीकरण 2 से हम यह बोल सकते हैं कि b स्क्वायर बराबर 2 गुणा c का स्क्वायर बटे में 2 लिख सकते हो। अंदर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 गुणा c स्क्वायर बटे में 2 आ गया। अब 2 से 4 2 बार कट जाएगा, तो 2 गुणा c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। इतना समझ में आ गया, बहुत आसान है यार, गुणा भाग ही कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। यही तो है आपकी मेरी, गुणा भाग होता है, बस आपको जो है देखना होता है कि गुणा कब हो रहा है और भाग कब हो रहा है, जोड़ कब हो रहा है, घटा कब रहे हैं, बस इतना ही तो है, मैथ में और है क्या। ठीक है, b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब दोबारा से क्यों ना 2 को इधर लेके आ जाओ नीचे, तो b स्क्वायर बटे 2 बराबर c स्क्वायर लिख दिया। तो b स्क्वायर बटे 2, इसका मतलब a स्क्वायर बटे 2 के बराबर ही हो गया ये भी। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि b बराबर 2 गुणा d। अब d एक नई संख्या ले ली मैंने यहाँ पे, जिसका मेरे को पता नहीं है कि b का एक अभाज्य गुणनखंड 2 तो है, इसके अलावा और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि इसको मैंने समीकरण 1 दिया था, इसको मैंने समीकरण 2 दे दिया। ठीक है, तो मैं यह बोल सकता हूं, अब इसको मैंने सॉरी 2 उसको दे दिया था, यहाँ पे आप दे दो इसको 3, इसको दे दो समीकरण 4। ठीक है, तो समीकरण 2 तथा समीकरण 4 से हम यह भी कह सकते हैं कि
ए और बी के एक और अभाज्य गुणनखंड है, वो है 2। ठीक है, अगर ए और बी के एक और अभाज्य गुणनखंड है तो जो हमने माना था वो गलत हो गया है। यहाँ पे क्यों हो गया है? क्योंकि हमने क्या बोला था कि दोनों के दोनों यहाँ पे सह अभाज्य संख्या है, मतलब एक भी अभाज्य गुणनखंड और इनका कॉमन नहीं होगा। परंतु यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम कि 2 और इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है अभाज्य गुणनखंड, और यहाँ पे भी 2 अभाज्य गुणनखंड आ रहा है। तो हमने क्या माना था? 2√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमने माना था किसके विपरीत माना था? अपरिमेय संख्या के। तो हमने जो विपरीत माना था वो गलत हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि इनका एक एक्स्ट्रा अभाज्य गुणनखंड, अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड 2 और निकल के आ गया इनको सहभाज्य संख्याओं में कन्वर्ट करने के बाद में भी। ठीक है, तो हम सीधा सीधा यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो हमारा विरोधाभास था वो असत्य है। क्यों है? क्योंकि इनका एक और अभाज्य गुणनखंड 2 है। ठीक है, तो अब इतनी रामायण तो याद रखोगे नहीं तुम, क्योंकि इतनी रामायण याद रखोगे तो कहीं ना कहीं तो भूल ही जाने वाले हो। तो एक बार तो मैं वीडियो पॉज करके ये सारा का सारा बता दूं यहाँ पे। ठीक है, अब मैं जो है ना आपको एक सरल सी ट्रिक बताता हूँ इसकी। देखो, हर एक प्रश्न की आपके पास जो ना आसान तरीके से सरल करने वाली एक ट्रिक होनी चाहिए। ट्रिक क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको प्रमेय याद है, a²/p, ये इतना याद रखना है। ए क्या है? धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, ये क्या है? आपकी अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अब आपको सीधा सीधा याद क्या करना है कि √2 लेके आना है, p/q के रूप में लिखना है, फिर उसके बाद में √2 लेके आना है, a/b के रूप में लिखना है, दोनों को सहअभाज्य संख्याएं बोलना है, उसके बाद में दोनों तरफ जो है ना स्क्वायर कर देना है। ठीक है, वर्ग कर दिया दोनों तरफ। ठीक है, इसके बाद में क्या बोल देंगे? 2 = a²/b लिख दिया। उसके बाद में b² को इधर लेके आ जाओ और a²/2 कर दिया। यहाँ पे 2 क्या है? एक इसका अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, इसीलिए a का भी अभाज्य गुणनखंड 2 होगा। तो हम a को क्या लिख देंगे? 2 × c प्रमेय 1.2 की सहायता से। सेम तरीके से हम जो है क्या लिख देंगे? जब b² में a में a² में a का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 × c²। ठीक है, बटे 2। इसको क्या लिख सकते हो? 4c²/2, 2 का भाग दोगे 2c² आ जाएगा, b² c² के इधर लेके आ जाओ, b²/2 लिख दो। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या बोल देंगे? इसमें भी 2 का अभाज्य गुणनखंड होगा। अतः दोनों में a तथा b में 2 एक अभाज्य गुणनखंड है, जबकि हमने माना था कि a तथा b सहअभाज्य संख्याएं हैं। अतः हमारा माना गया विरोधाभास गलत है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो, इसके अलावा आपके कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे? √3 आ सकता है, √5 आ सकता है, √7 आ सकता है, √11 आ सकता है, √13 आ सकता है, √17 आ सकता है, √19 आ सकता है। मतलब अंडर में कोई सी भी अभाज्य संख्या आ जाए, कोई सी भी अभाज्य संख्या, अगर अंडर के अंदर कोई सी भी अभाज्य संख्या आ जाए तो आपको इस तरीके से सरल करना है। ठीक है, अब दूसरी तरफ का क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनेगा? एक तो है कि अगर अंडर में कोई सी भी अभाज्य संख्या आ जाए तो आपको इस तरीके से सरल करना है। अगर मान लो कि अंडर में अभाज्य संख्या तो आए, इसके अलावा कुछ और आ जाए, जैसे कि 3 - √2, तो यहाँ पे दिक्कत क्या होने वाली है? अगर मैं इस मेथड की तरफ से हल करने जाऊंगा ना तो इसको क्या लिखूंगा? p/q के रूप में लिखूंगा। ठीक है, अब इसको a/b के रूप में भी लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे खराब काम क्या हो जाएगा? जब b इसको इधर लेके जाऊंगा और इसको इधर लेके जाऊंगा, मतलब 3√2 = a/b के रूप में लिखा मैंने। a/b को जो है ना इधर लेके आ जाओ, तो 3 - a/b, क्योंकि इधर प्लस का इधर लेके आएंगे माइनस का, ये माइनस का इधर जाके जाके क्या हो जाएगा? प्लस का √2। अब भाई इसको कैसे सिद्ध करूं मैं? क्योंकि इसका अगर मैं स्क्वायर करने बैठ जाऊंगा तो ये तो बहुत ही अलग हो जाएगा। कैसे? 3 - a/b का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 3 × 9। ठीक है, फिर गुणांकों का वो होता है ना दुगुना, तो माइनस का 6 a/b, फिर प्लस का a² / b²। ठीक है, ये आएगा भाई इसका। तो
इसके बाद में इसको सरल करने बैठ जाऊंगा तो मेरी तो जिंदगी खत्म हो जाने वाली है। तो ऐसे सवालों को आप क्या बोलोगे कि हमने प्रमेय 1.3 में क्या सिद्ध किया है कि जो भी संख्या, जो भी अभाज्य संख्या अंडर रूट में आती है ना, वो आपकी अपरिमेय संख्या होती है। यह एक अपरिमेय है, ठीक है। दूसरी भाषा में आप क्या बोलोगे कि ये एक परिमेय संख्या है। तो हमारा जो माना गया विरोधाभास था, ठीक है, देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा इसको क्या बोला आपने, परिमेय बोला। परिमेय बोला तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि देखो परिमेय संख्या में से किसी भी परिमेय संख्या को घटाओगे ना तुम तो परिमेय संख्या ही आती है। ये एक परिमेय संख्या है। 3 भी एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है। 3 को आप 3/1 लिख सकते हो ना, तो ये भी 3 - a/b, ये आपकी एक क्या होगी, परिमेय संख्या। तो √2 भी क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। जबकि हमने परिमेय 1.3 में क्या कहा था कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा माना गया विरोधाभास, हमने विरोधाभास क्या माना था, p/q एक परिमेय संख्या, वो क्या है, गलत है। इसलिए ये भी क्या है, आपकी अपरिमेय संख्या है। समझ रहे हो? इन दोनों जो दोनों मैंने अभी आपको बताया ना, √2 और ये, इनके मैं क्या है कि नोट्स वीडियो के आखिरी में डाल दूंगा, ठीक है। और आपको इसी तरह से प्रश्नावली के जितने भी बाकी के क्वेश्चन है ना, उनको सरल करना है, ठीक है। अगर आपको मैंने क्या बताया, सीधी सीधी अंडर रूट में आपकी अगर अभाज्य संख्या दी हुई है ना, तब तो लगाना ही है वाला मेथड, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या दी हुई है अंडर रूट में। इसके अलावा अगर कुछ जोड़ दिया है या फिर घटा दिया है या फिर गुना कर दिया है ना, तो आपको अभाज्य संख्या को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा सीधा सा बोलना है कि प्रमेय 1.2 से हमें यह पता है कि अंडर रूट में आने वाली सारी की सारी अभाज्य संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अतः यह जो हमारा माना गया विरोधाभास है वो गलत है, ठीक है। बस इतना सा, बस आपकी पूरी प्रश्नावली हो गई तैयार। यहाँ पे 1.2 कोई भी सवाल उठा के कर लेना, कोई सा भी सवाल उठा के कर लेना, आपको बहुत आसानी से सरल हो जाने वाला है। सीधी सीधी सी आपको 3 बातें याद रखनी है। पहली बात आपको रखना है कि p एक अभाज्य संख्या है और a² p के रूप में लिख सकते हैं, इसी को हम a/p के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि अंडर रूट में आने वाली अभाज्य संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। ये अंडर रूट में अभाज्य संख्या है तो वो क्या होगी, आपकी अपरिमेय संख्या होगी। एक आपको ये याद रखना है, इसके अलावा एक आपको ये वाला मेथड याद रखना है। ये मत भूल जाना बच्चों, बहुत से बच्चे हैं जो ये भूल जाते हैं। आपको ये याद रखना है और इसी की मदद से आप यहाँ पे ये चीजें सिद्ध करने वाले हो, ठीक है। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही था। अगर तुम्हें जरा सा भी समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने बाकी दोस्तों के साथ भी जो है ना इस वीडियो को शेयर करो, ताकि उनको भी जो है ना मैथ्स में जो दिक्कत हो रही है वो आसानी से वो सरल कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। इसी तरह से आप मेरे चैनल पे जुड़े रहो, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद। तो बच्चों आज की क्लास के सारे नोट्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं और आगे की क्लासों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आपको अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो।